गुड इवनिंग एवरीवन। यस, फटाफट से इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की एग्जाम सिर पे आ चुकी है, ठीक है। यस, फटाफट से आ जाओ सभी बच्चे, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज बहुत ही इजी सा चैप्टर है और एंड यस बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है ये आपके 11th स्टैंडर्ड में भी और साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड में भी। ऑलराइट, तो सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से, सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, जल्दी से आ जाओ सभी। यस, हेलो एवरीवन, हेलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यस, वेलकम। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी तो इसी की तो करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की ही तो स्टडी करते हैं, मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट की ही तो स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे या वो किस हिसाब से एक इंडिविजुअल पैसे खर्चा करेगा, ठीक है, वो किस हिसाब से अपनी ज़रूरतों को या अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए वो चीज़ें खरीदेगा। यही सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मनी से ही फुलफिल होते हैं, ठीक है, मनी से ही हम समझ सकते हैं। और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 का एक भारी वेटेज होता है इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 मनी। यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम शैल वी स्टार्ट। यस, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, ठीक है। मनी क्या होता है? अब आपको सर ने बता ही दिया तो मैं आपको और क्या बताऊं, आपको पता ही है मेरे बारे में सब, फिर है ना। यस, चलो अभी क्योंकि रिवीजन सीरीज है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। यस, चलो आपको पता है हर एक फील्ड में ना कुछ इन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, तभी आज ये स्टेज, आज एक मॉडर्न इरा में हम लोग रह रहे हैं, एक मॉडर्न स्टेज में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न सेंचुरी बोल दो। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में भी अगर हम लोग बोल दें तो कुछ ना कुछ इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है। अगर हम साइंस में की बात करें तो फायर का इन्वेंशन होना, फायर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया था, पता है, पूरा साइंस में एकदम ऑटोमेटिकली पूरा एक स्टडी लेवल सब चीज बदल गई थी, ठीक है। मैकेनिकल साइंस में जब व्हील्स वगैरह इन्वेंट हुए और इसी तरह से जब मनी का इन्वेंशन हुआ तब तो पूरा मॉनेटरी मार्केट बोल दो या फिर पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आ गए थे। इट हैज ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के लाइफ में भी बहुत बड़ा इन्होंने रिवॉल्यूशनरी चेंज किया था। पहले क्या होता था मैडम, मनी नहीं था तब आपको पता है गुड्स के बदले में हम गुड्स एक्सचेंज करते थे। अगर हम राइस बना रहे हैं, ठीक है, हमने राइस का प्रोडक्शन किया है और आपने वीट का प्रोडक्शन किया है, तो अगर आपको राइस चाहिए तो मैं आपको 2 किलो राइस दे दूंगी, कुछ क्वांटिटी राइस दे दूंगी और मैं आपसे वीट ले लूंगी। तो इस तरह का चीजें होता था। कमोडिटीज में हम लोग एक्सचेंज करते थे, कुछ सामानों में चीजें खरीदते थे, ठीक है, सामान के बदले में सामान, ठीक है, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, और इसी ही बोला जाता था बार्टर सिस्टम। इसे क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम बोला जाता था। और अभी विद द हेल्प ऑफ मनी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दे आर बॉट, परचेज किए जा सकते हैं या सोल्ड किए जा सकते हैं टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पता है आपको, बार्टर सिस्टम तो था लेकिन बहुत सारी ना डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में। मैम क्या डिफिकल्टीज थी? आपको बताओ, सबसे पहला, मैंने राइस का प्रोडक्शन किया, आपने वीट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, मुझे राइस के बदले में वीट चाहिए, ऐसा कोई इंसान मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई जहां पे हम दोनों की जो वांट्स है ना वो कोइंसाइड हो, जहां पे हम दोनों की वांट्स मिले एक पॉइंट पे आके, जो मुझे चाहिए वो इसके पास हो, जो इसके पास है वो मेरे पास है, मतलब ऐसा हम दोनों की चीजें आपस में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। जो इनके पास है उससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं और जो मेरे पास सामान है, जो कमोडिटी है, उनसे ये बंदा सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा हमें प्रॉब्लम आता था, मतलब वो प्रॉब्लम क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था। समझ में आ रहा है? देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर मेरे पास मिल्क है, ठीक है, हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारी गाय भैंसे वगैरह है, और अगर हमें राइस चाहिए तो अब मुझे बताओ कितनी दिक्कत वाली बात है। राइस को और मिल्क को तो आप मेजरमेंट भी कैसे करोगे? ऑलराइट,
तो देखो द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मिल्क को और राइस को मेजर करना भी डिफिकल्ट था। उसके बाद में ठीक है, बट मिल्क को मैं स्टोर कब तक करूं? समझ में आ रहा है? जो हमारे पास में जो मिल्क है, जो हमने मिल्क का प्रोडक्शन किया, उसको हम लोग स्टोर कब तक करेंगे यार? फॉर एग्जाम्पल देयर आर पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल्स, ये सब जो भी पेरिशेबल आइटम्स है, इनको हम लोग स्टोर कब तक करें? ठीक है, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, देयर वाज अ डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स के स्टोरेज में भी डिफिकल्टी थी। उसके बाद में देयर वाज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स तो इंडिविजिबल थे, जैसे कि लाइफ स्टॉक ले लो आप, एग्जाम्पल काउ, गोट, शिप, ये सब ले लो, इंडिविजिबल गुड्स है। अभी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज है। अगर मुझे एक घर चाहिए तो उस इंसान को एक घर के बदले में हम लोग घर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जो घर है, जो हाउस है, वो इंडिविजिबल है ना, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो दीज वर प्रॉब्लम्स, यस। एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर में, डेफर कर दो, डेफर मतलब पोस्टपोन कर दो, टू पोस्टपोन द पेमेंट। डेफरमेंट मतलब टू पोस्टपोन द पेमेंट, ऑलराइट। तो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब अरे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे किस हिसाब से? मेरे पास तो पेरिशेबल गुड्स है ना, मैं मेरे पेरिशेबल गुड्स को कैसे बेचूं, कैसे उतने टाइम तक स्टोर करके रखूं? खराब हो जाएंगे वो गुड्स, ऑलराइट। तो रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज एक्सचेंज करने के कारण ये जो लोन का रीपेमेंट होता था, लोन लेना तो बहुत आसान था, ठीक है, लोन लेना बहुत आसान था, बट जो इसका रीपेमेंट था वो बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स उस सेम कंडीशन में रीपे करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए हमने कुछ कमोडिटीज खरीदी है, ठीक है, कुछ कमोडिटीज हमने एक्सचेंज किया और हमने ये बोला कि हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, हम आपको बाद में सही सलामत लौटा देंगे, बट कैसे स्टोर कैसे करोगे? पेरिशेबल इन नेचर है ना, ठीक है। एंड फिर सिक्स डिफिकल्टी, आपकी बुक में से 5 ही है पर यहाँ पे 6 बनते हैं, कि एक ट्रस्टवर्दी पर्सन फाइंड करना जरूरी है। बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज वो बंदा आपको बाद में पेमेंट करने वाला है। भरोसा कैसे करोगे? ठीक है, कैसे भरोसा करोगे? टाइम पे पेमेंट किया तो ठीक है ना। आज जब हम कोई शॉप में जाते हैं मनी लेके, हम फटक से वो शॉप वाले को मनी देते हैं और हम उसके बदले में वो कमोडिटी लेकर आ जाते हैं घर पे, वो गुड्स लेकर आ जाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था, सब चीजें बाद में देंगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन होना मुश्किल था, ठीक है, वो डिटरमाइन करना कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है, हम उस पर भरोसा करें या ना करें, वो डिफिकल्ट था। सिक्स हो गया। 7th पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज यू आर एक्सचेंजिंग मे बी एक्सचेंज फॉर पुअर और डिफेक्टिव आइटम्स। जो आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, सामने वाला का क्वालिटी बहुत घटिया हुआ तो फिर क्या करेंगे? डिफेक्टिव हुआ आइटम तो क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? यस। तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में? जब बार्टर सिस्टम में होता क्या था? इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ मनी, और पहले मनी का रोल कौन प्ले करता था? गुड्स ही प्ले करते थे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने मटका वगैरह बनाने का इनका बिजनेस है और इनको ऑयल चाहिए, इनको मटके के बदले में ऑयल चाहिए, ठीक है, इनको ऑयल की नीड है इनके घर में। तो अब इनको ऐसा कोई इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जो वो उनका मटका ले ले और उसके बदले में उसको ऑयल दे दे। तो समझो कितना डिफिकल्ट है वो इंसान को ढूंढना, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, इजी समझते हैं बच्चे और लिखना भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर नहीं कर सकते हम वो गुड्स को क्योंकि पेरिशेबल नेचर होता है, जो गुड्स है वो इंडिविजिबल इन नेचर है। एंड लास्ट वन इज योर डेफरमेंट, जो डेफर्ड पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम आती है। ट्रस्टवर्दी इंसान मिलना मुश्किल होता है, ट्रस्टवर्दी इंसान मिलना मुश्किल होता है, और जो हमने गुड एक्सचेंज किए हैं वो पुअर और डिफेक्टिव आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स यू आर एक्सचेंजिंग मे बी एक्सचेंज फॉर पुअर और डिफेक्टिव आइटम, जो आपने एक्सचेंज किया है आपको उसके बदले में पुअर या डिफेक्टिव आइटम मिल गया तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने तो वो गुड्स ले लिया और वो कंजम्पशन करना भी स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको कितने 7 डिफिकल्टीज आ रही है? यस।
नेक्स्ट बढ़ते हैं मनी। मनी के डेफिनेशंस की तरफ। मनी क्या है? मनी वो है जो वो काम करता है। मनी इज व्हाट इट डज। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है, मनी क्या है? तो मनी वो है जो मनी काम करता है। किन्होंने बताया ये वर्ड, ये डेफिनेशन किन्होंने बताया? प्रोफेसर वॉकर। ये बहुत इजी है, जो क्रॉदर की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो ये वाली करो, बिकॉज डेफिनेशन पार्ट में आपको डिक्टो वर्ड लिखने होते हैं। आपको पूरा इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, ठीक है? ये पूरे नोट्स रट्टा नहीं करने, आपको समझना है बस, आपको अपने मन से लिखना है। बट लेकिन ये जो डेफिनेशन पार्ट आता है, जहां जहां पे भी डेफिनेशन का वर्ड आया ना, ठीक है? अच्छा, कई बच्चे तो डेफिनेशन का स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, वो DEFINA लिखते हैं, कुछ भी यार। डेफिनेशंस, ठीक है? ये कुछ कुछ चीजें हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारी बातें मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाली, डोंट वरी। मैडम आप हमें नोट्स दोगे क्या? कितने पूरे देने वाले हो क्या? बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो, मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, मैं आपको वो एक चीज बता देती हूँ। एक तो मैं आपको रेगुलर नोट्स देने वाली हूँ क्लासेस में, ठीक है? रेगुलर नोट्स मिलेंगे आपको मेरे, आपको समरी नोट्स मिलेंगे और आपको चार्ट नोट्स मिलेंगे, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स चार्ट फॉर्म में खत्म, ठीक है? इस समरी नोट्स में मैजिक मेमोरी टेक्निक्स का यूज किया है, रेगुलर नोट्स में मैंने स्टोरीज बताते हुए आपको समझाया है, चार्ट नोट्स में फटाफट क्विक रिवाइज कराऊंगी और बाद में एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी देने वाली हूँ मैं आपको, कि मैं जिस तरह से बोल रही हूँ आप उस तरह से पेपर प्रेजेंट करो, ठीक है? ये पैटर्न मैंने यहाँ पे भी बताया, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अभी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम आता है, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम लिखो यहाँ पे, और फिर आप डिफिकल्टीज लिखो। तो ये सारी चीजों से मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करवा के क्वेश्चन आंसर्स की बुक भी आपके लिए करवा के देने वाली हूँ, डोंट वरी। बट मैम आप ये सारी चीजें हमें दे दोगे क्या? ये सारी चीजें मैं आपको लर्न करवाऊंगी रे बेटा, एक बार रेगुलर नोट से पढ़ाऊंगी, फिर समरी नोट्स, फिर चार्ट नोट्स, फिर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी तो है, उसके साथ साथ आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, तो तोड़ प्रिपेयर करेंगे, डोंट वरी। आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं इकोनॉमिक्स आपको करवा के लेना मेरी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है? तो सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आना है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के घर में पढ़ना है, जो आप लोग नहीं करते और वो आपकी मिस्टेक होती है, ठीक है? और बाकी ये सब्जेक्ट को इजी बनाना, नंबर ऑफ टाइम्स आपसे लर्न करवा के लेना, आपसे टेस्ट करवाना, टेस्ट लेना, और टेस्ट पेपर आपको प्रॉपर आपकी मिस्टेक्स बताऊंगी मैं कि आप लोग ने ये मिस्टेक्स की है, ठीक है? वो सारी चीजें करेंगे, ठीक? चलो जी, बड़े हम लोग। डेफिनेशन ऑफ मनी क्या क्या होता है? यस, डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ? इवोल्यूशन देखो मैडम, मनी देखो, ये दोनों वर्ड में ना डिफरेंस है। एक वर्ड होता है इवोल्यूशन, दूसरा वर्ड होता है रिवॉल्यूशन। मनी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। भाई रिवॉल्यूशन, अच्छा अगर आपको एग्जाम में इसका जस्टिफिकेशन आ गया, जस्टिफिकेशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, आपके टीचर्स के ऊपर है वो कैसे क्वेश्चन सेट करती है, ठीक है? बट तोड़ अगर वो डिफिकल्ट भी पेपर सेट करे ना तो भी हमसे बनेगा, गारंटी, ठीक है? मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। मतलब बेटा अभी इवोल्यूशन मतलब क्या होता है पता है क्या? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले एनिमल मनी था, एनिमल मनी में कुछ चीजें डिफिकल्टीज आने लगी तो कमोडिटी मनी डेवलप हुआ, ये आए, फिर कमोडिटी मनी में जो दिक्कतें आई उसके कारण मेटालिक मनी आया, मेटालिक मनी में कोई दिक्कत आई तो हमारे मेटालिक कॉइन्स आए, मेटालिक कॉइन्स में दिक्कत आई तो पेपर मनी, पेपर मनी में दिक्कत आया तो क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी में दिक्कत आया तो प्लास्टिक मनी। इवॉल्व हुआ है, ठीक है? ह्यूमन बींग्स का भी इवोल्यूशन स्टेज था, रिवॉल्यूशन नहीं। रिवॉल्यूशन तो एकदम इमीडिएट होता है, सडन होता है, ठीक है? रिवॉल्यूशन एकदम सडन, इमीडिएट। इवोल्यूशन धीरे 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 धीरे, और आज जाके मनी से हम लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं, ठीक है? यस, तो आपको ये वर्ड समझ में आ गया, इवोल्यूशन रिवॉल्यूशन मतलब फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू प्लास्टिक एंड ई मनी टुडे, मनी हैज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस की तरफ मनी गया है, एनिमल मनी। चलो फटाफट से देखते हैं हम लोग। पहले एनिमल मनी होता था, मतलब मैं मेरा जो काऊ है वो आपके शिप के बदले में एक्सचेंज करती थी, ठीक है? For earlier, animal money was used as a means of exchange. For example, cow, goat, ship. अगर मुझे आपसे कुछ गुड्स खरीदने हैं ना
तो मैं आपको मेरा काऊ दे दूंगी और मैं आपसे कमोडिटी खरीद लूंगी। अगर मुझे दूसरा कोई कमोडिटी खरीदना है तो मेरे पास अगर शिप है तो मैं आपको शिप दे के आपसे वो कमोडिटी ले लूंगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एनिमल मनी का यूज करते थे। सीरियसली होता था, बिल्कुल होता था। एनिमल के स्किन्स वगैरह भी यूज होते थे, पता है आपको? ठीक है, बट ड्यू टू द इनडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन आप उस एनिमल के से आपको लेना था बहुत छोटा था कमोडिटी, ठीक है, आपको एक्सचेंज में बहुत छोटा था लेना था, बट क्या आप एनिमल का टुकड़ा काट के उनको दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते हो। ऑलराइट, फिर तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और फिर वो मनी नहीं कहलाएगा, एनिमल मनी नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब वो लाइफ स्टॉक जिंदा ही नहीं है तो क्या एनिमल मनी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या हुआ, जो इनके जो लिमिटेशंस थे ना कि इनडिविजिबल इन नेचर है, तो उसके कारण कमोडिटीज एग्जिस्टेंस, कमोडिटी मनी एग्जिस्टेंस में आया। मतलब अब हम लोग कमोडिटी देखते, कमोडिटी का तो टुकड़े कर सकते हैं, गेहूं चावल के तो हम ऐसे पार्ट पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके कारण कमोडिटी मनी आया है। यहाँ पे हम लोग एनिमल के स्किन का, फेदर्स, सॉल्ट, रेयर, इवन रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन का यूज करते थे हम लोग यहाँ पे कमोडिटीज में। और इसमें दिक्कत क्या थी? कमोडिटी मनी में भी कोई दिक्कतें होंगी मैडम, बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत थी? कमोडिटी में कैसा होता था, आप कितना स्टोर करके रखोगे यार, कितना स्टोर करके रखोगे। ठीक है, तो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ कमोडिटी मनी, जिसके कारण मेटल्स मनी आया, मेटालिक मनी आया। इस मेटालिक मनी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारे मेटल्स यूज करते थे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आई, कुछ मेटल्स बड़े साइज के थे तो कुछ छोटे साइज के थे। ठीक है, मेटालिक मनी में भी स्कैर्सिटी हो गई थी प्रीशियस मेटल्स की, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी था मेटालिक पीसेस में। ये जो पीसेस है ना मेटल्स के, गोल्ड का पीस है, ये सिल्वर का पीस है, तो कुछ पीसेस बहुत बड़े थे, कुछ पीसेस बहुत छोटे थे। ठीक है, मेटालिक मनी के जो फॉल्ट थी, जो स्कैर्सिटी थी, और दूसरा जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सारे जो पीसेस थे वो एक जैसे नहीं थे, उसमें कुछ दिक्कत आई। तो उसके कारण उसमें ये जो प्रॉब्लम्स आई उसके कारण आया है हमारा ये जो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की जो प्रॉब्लम आई है, इसके कारण मेटालिक कॉइन्स आए हैं एग्जिस्टेंस में। अब हम लोग ने मेटल्स के कॉइन्स बना दिए। स्क्वायर शेप नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये लो स्क्वायर शेप के भी बना दिया। पहले क्या होता था पता है क्या, रूलर्स जो एंशिएंट टाइम में जो बहुत राजा महाराजा लोग हैं ना, वो लोग क्या करते थे, अपने अपने कुछ मेटल्स जो मेटल्स में वो लोग अपने अपने ऐसे फिक्स करते थे, स्टैम्प फिक्स करते थे, अपना सील लगा के देते थे। और इसी तरह से जब सिलसिला चलता रहा तो बाद में गवर्नमेंट ने ये मॉनेटरी सिस्टम को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ये बोला कि भाई इसको, ये मेटालिक कॉइन को लीगल स्टेटस हम लोग देंगे और ये मेटालिक कॉइन को यूनिफॉर्मिटी भी दिया जाएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट टू गिव यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स। और जब इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये जो कॉइन्स बनाए हैं, तो अब दो टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड कॉइन्स और एक है टोकन कॉइन्स। मतलब एक तो देखो, एक ऐसा हो गया कि भाई ये जो कॉइन है, जब अगर मैं इसको मेल्ट करती हूँ, ये कॉइन को अगर मैं मेल्ट करती हूँ तो मुझे 100 रुपीज का गोल्ड मिलता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी ऊपर 100 लिखी है, मतलब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स। कैसे समझा? ये जो मेटल्स है, इसको जब हमने मेल्ट किया तो इसकी वैल्यू जो डिराइव हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो भी सेम है, जो इसकी जो वैल्यू डिराइव हुई है वो भी सेम है। ऑलराइट, इसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन। टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? ये वो कॉइन्स होते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल एल्यूमिनियम और निकल के कॉइन्स चल रहे हैं, तो अगर इसमें 10 रुपीज लिखा है ना, और अगर हमने इस मेटल को मेल्ट किया तो 10 रुपीज का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दे आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन, जनरली यूज फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजैक्शन। और इंडिया में जो भी कॉइन्स अभी, वो सारे टोकन कॉइन्स है। इंडिया में अभी जो भी कॉइन्स है इन सर्कुलेशन टुडे, दोज आर टोकन कॉइन्स। बट इसमें भी दिक्कत आने लगी। अब इसमें क्या दिक्कत आने लगी मैडम? कॉइन सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया है ना, वेट कितना है यार, कितना वजन हो जाता है,
डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन गेव राइज टू पेपर मनी, और इसके कारण पेपर मनी आया। पेपर मनी में भी कोई दिक्कत आई, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके कारण क्रेडिट मनी आया, बैंक मनी आया। और मैडम क्रेडिट मनी क्या होता है, बैंक मनी क्या होता है, बताती हूँ, सारी चीजें बताती हूँ। बैंक में क्या करते हो आप लोग, आपका सेविंग पैसा जो सेव करते हो वो जाके आप लोग बैंक में डिपॉजिट करते हो, और बैंक में अगर कोई बंदा उस टाइम पे लोन लेने के लिए आता है, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, सेविंग्स में पड़ा है, और जब बैंक के पास कोई बंदा लोन लेने के लिए आता है तो बैंक वही पैसा उधारी में दे देती है, ठीक है। मैडम हमारा पैसा दे दिया, अरे तो आपके इसमें लिखा है ना अकाउंट में कि आपका बैलेंस कितना, आप चले जाओ निकाल लो, आपको बैंक भी दे देगी पैसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट मनी में भी कोई दिक्कतें आने लगी, क्रेडिट मनी में भी कोई दिक्कत आने लगी है, जिसके कारण प्लास्टिक मनी में कोई दिक्कतें थी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक मनी। चलो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था पेपर मनी में थे हम लोग, है ना। पेपर मनी रिफर्स टू द करेंसी नोट्स मेड ऑफ पेपर। पेपर के करेंसी नोट है 100 रुपीज 200 रुपीज के जो पेपर के नोट्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन है, और हर एक कंट्री के खुद की ओन करेंसी होती है, हर एक कंट्री की खुद की ओन करेंसी होती है। ऑलराइट, जैसे यूएसए में डॉलर चलता है, यूरोप पे पाउंड चलता है ना। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का जो नोट है और जितने भी कॉइन्स है ये सब कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर जो भी हायर डिनोमिनेशंस है जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 ये सब जो भी नोट्स है, ये सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये करेंसी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशन कौन इशू करता है, 1 से लेके 2000 रुपए तक के नोट कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। तो जो छोटे छोटे 1 रुपए के नोट और जो बहुत सारे कॉइन्स होते हैं वो कौन इशू करता है, 10 रुपए के कॉइन कौन इशू किया, 5 रुपए का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत आने लगी है, यहाँ पे दिक्कत आई है कि इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी। कुछ इनकन्वीनियंस हो गया था, इतना ज्यादा हम लोग पेपर मनी को स्टोर नहीं कर सकते थे, हैंडल नहीं कर सकते थे, जिसके कारण बैंक मनी आया है, ठीक है। और इस मनी में क्या हुआ, इट रिफर्स टू द डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल, इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, this can be withdrawable and transferable on demand by means of check, DD. Check, DD are not actual money but they are credit instruments through which deposits are transferable. ये जो होता है ना चेक, डीडी, ये एक्चुअल मनी है क्या, नहीं, फिर ये क्या है, क्रेडिट मनी है, बैंक मनी है, ठीक है। ये कौन सा मनी है, क्रेडिट मनी है, बैंक मनी है, जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर मैं चेक अगर मैंने आपको दे दिया तो वो मैंने आपको उस तरह से पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, ये हुआ है हमारा क्रेडिट मनी। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन्ड इंपॉर्टेंस। और अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हर कोई अपने मोबाइल से इससे वगैरह से पेमेंट कर देता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, जिसके कारण प्लास्टिक मनी की नीड बहुत ज्यादा आई, जिसके कारण प्लास्टिक मनी की नीड बहुत ज्यादा आ गई है। और प्लास्टिक मनी क्या होता है, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है, पेट्रोल पंप में जाते हो आप, उनकी जो मशीन होती है उनकी इसमें से स्वाइप करवाते हो, किसी शॉप में जाके स्वाइपिंग करवाते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, परचेजिंग करते हो, तो वो जाता है प्लास्टिक मनी, ठीक है। और इसमें फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शन, देखो अब यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, अब इनोवेशन हो रहा है। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शंस लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये क्या है मैडम, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है पता है क्या आपको, जो आप लोग आपके मोबाइल फोन से पेमेंट करते हो, गूगल पे यूज करके मोबाइल फोन से पेमेंट करते हो, याद आ रहा है। उसके बाद में आप ओला मनी, जीपे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे जो वॉलेट्स यूज करते हो, एयरटेल मनी का भी है, एयरटेल मनी है ना, ये सारे जो आप लोग वॉलेट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मनी है, यस, ये भी नया मनी है, ठीक है। तो ये सारे जो मनी है इसका हम लोग यूज करिए, दीज आर द डिजिटल वॉलेट्स। ये डिजिटल वॉलेट्स है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी को स्टोर करते हैं और यहीं से हम लोग पेमेंट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई,
आरबीआई का पीछे से सपोर्ट है, ठीक है। तो फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा हमने ये देखा कि भाई बार्टर सिस्टम, सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम्स क्या था कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था, ठीक है। कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत जरूरी था। तो देयर वाज द प्रॉब्लम इन कोइंसिडेंस ऑफ वांट, देयर वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम लोग एक ही टर्म में दोनों कमोडिटीज का वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। जैसे अभी मनी है तो ये पेन कितने का है और ये माउस कितने का है, तो हम इन दोनों को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और आज मैं बता सकती हूँ कि भाई ये कॉस्टली है, ये चीपर है, ठीक है। तो पहले ये चीजें नहीं था, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, ताकि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। स्टोरेज ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम था, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स था, उसके बाद में डेफर्ड पेमेंट से प्रॉब्लम था, ट्रस्टवर्दी पर्सन फाइंड आउट करना मुश्किल था, और पुअर और डिफेक्टिव आइटम भी एक्सचेंज हो जाते थे। उसके बाद में हमने क्या देखा कि डेफिनेशंस क्या है मनी का, तो हमने देखा थोड़ा फास्ट ट्रैक हो रहा है बट इट्स रिवीजन सीरीज, थोड़ा सा समझ के लो, ठीक है। यस 10 से 15 दिन में कराने का टारगेट डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलो, प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, और मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द इवोल्यूशन नॉट बाय रिवॉल्यूशन। जस्टिफिकेशन आया तो प्रॉपर लिखना। फिर आप लोग बोलोगे मैडम समझा ही नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा, अरे बेटा इवोल्यूशन का स्टेज पूछा ना, इसी तरह से तो इवॉल्व हुआ था मनी। सबसे पहले एनिमल मनी था, एनिमल मनी इंडिविजिबल इन नेचर थे, इसलिए कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी में शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब कमोडिटी इतना ज्यादा ये नहीं था ना, तो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी मनी, जिसके कारण मेटालिक मनी आया। मेटालिक मनी में मेटल्स की स्कैरसिटी थी, मेटल के पीसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जिसके कारण मेटालिक कॉइन्स आए, और इस मेटालिक कॉइन से यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम टेक ओवर कर लिया था, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड बॉडीड कॉइन्स बनाया और एक टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एक ही है। ये क्या होता है, अगर हमने जितने का कॉइन है अगर उसको हमने मेल्ट किया तो सेम हमें वैल्यू डिराइव होगी, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो फेस पे जो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो। अरे बाबा कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है ना, ठीक है, और ये जो कॉइन ये कौन एक्सचेंज करता है, फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू विच इज फिक्स्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। जो इस कॉइन ने, जिस अथॉरिटी ने ये कॉइन इशू किया है उसने इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है, अगर इन्होंने इसके ऊपर 10 रुपए लिखा है तो ये 10 रुपए का कॉइन हुआ, और ये 10 रुपए का कॉइन को अगर मैंने मेल्ट किया है तो मुझे 10 रुपए ही मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉइन्स। टोकन कॉइन्स क्या होता है, जो बहुत ही लोअर डिनोमिनेशन, मतलब बहुत ही चीपर मटेरियल हम लोग यूज करके, मेटल्स यूज करके हम लोग ये कॉइन्स बनाते हैं, विच इज मेनली ऑफ एल्यूमिनियम एंड निकल। और अभी जो भी कॉइन्स इंडिया में है वो सारे टोकन कॉइन्स है। उसके बाद हमने पेपर कॉइन देखा भाई कि 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स को कौन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो हायर डिनोमिनेशन है वो सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। और अब ये जो पेपर मनी है इसके स्टोरिंग की भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें हैंडलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्रेडिट मनी, बैंक मनी तो ठीक है भाई, अभी आप सीधा चेक और डीडी के थ्रू आप कर लो, ठीक है, ये हो गया बैंक मनी। उसके बाद में इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पूरी बुक कैसे कैरी करे, ठीक है, और ये आजकल एक कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया है, कैशलेस इकोनॉमी आ गई है। तो फिर ठीक है भैया, लो अभी आप ये ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, प्लास्टिक मनी ले लो। प्लास्टिक मनी में भी दिक्कत हो रही थी, तो अब आपको वो प्लास्टिक भी कैरी नहीं करना था, तो अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप आपका मोबाइल फोन तो कैरी करते हो, उसमें एक ऐप डाउनलोड करो, गूगल पे पेमेंट करो, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग डिजिटल वॉलेट्स का यूज करते हो, जैसे कि पेटीएम, जीपे, फोन पे, ओला मनी, नेक्स्ट मनी, ये सारी चीजें। और इनको बैक सपोर्ट किसका है, दैट इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आरबीआई। ऑलराइट, तो हियर वी वर, आज हमने यहां तक फिनिश कर लिया। यस, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी देखेंगे फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड में। फंक्शंस ऑफ मनी, ये सारी चीजें आपको डिटेल लेक्चर में, चिंता मत करो, जब हमारा रेगुलर लेक्चर होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज में अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड करके पूरी चीजें लर्न की है। एक बार रेगुलर नोट से, समरी नोट से, चार्ट नोट से पूरा अंदर हो गया है, घोल के पिला दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। यस, तो ये देख लो। फिर लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का ब्लैक मनी। मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर भी हम 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, नो डाउट्स, ऑल राइट, ठीक है।
तो कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम 5 बजे, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ। नोट्स प्रिंट आउट निकाल लो, बैक टू बैक प्रिंट आउट निकाल लो और पढ़ना शुरू करो। ये नोट्स है तो आपको डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 12th स्टैंडर्ड में आपको पूरा मटेरियल मैं खुद प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग चिंता मत करो। आपको रेगुलर नोट, चार्ट नोट, समरी नोट, सारी चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना, ऑब्जेक्टिव सेट, टेस्ट सीरीज, ये पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर आने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यस, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम शाम 5 बजे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ। ऑलराइट, बाय। ओके, नो डाउट, थैंक यू। पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम्स में कुछ पोर्शन है जो पहले कवर करवाना, तो मुझे वो भी बता दो, मैं आपके लिए वो भी करवा दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक, चलो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं।